नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, पिछले साल दिसंबर में एक डॉक्यूमेंट नीति आयोग के द्वारा प्रेजेंट किया गया। डॉक्यूमेंट का नाम था स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है अलग अलग एरियाज में 2022-2023 तक हमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करने हैं, एजुकेशन सेक्टर में हमें क्या अचीव करना है 2022-2023 तक। इस प्रकार से अलग अलग 41 एरियाज में ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए हैं। वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव्स भी इस डॉक्यूमेंट में बताए हुए हैं। लेकिन राइटर के अनुसार जो ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं या फिर जो स्ट्रेटजी बताई गई है वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। काफ़ी सारी नेशनल वाटर पॉलिसीज पहले आ चुकी हैं, वो फेल हो गई। उसी प्रकार से जो स्ट्रेटजी बताई गई है नीति आयोग के इस डॉक्यूमेंट में, वो भी फेल हो जाएगी, वो भी अनरियलिस्टिक है। देखो, कोई भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तब सफल होती है जब 3 पिलर्स पे फोकस किया जाता है। पहला तो पास्ट की गलतियों से सीखा जाता है। दूसरा, जो गोल्स डिसाइड किए जाते हैं प्लानिंग में वो इम्प्लीमेंटेबल होने चाहिए, वो रियलिस्टिक होने चाहिए। अब देखो, किसी ने अभी अभी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की है, वो अपना प्लान बनाता है, लेकिन प्लान ये बनाता है कि मैं 2 दिनों के अंदर लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ दूंगा। तो आप बताइए, क्या ये रियलिस्टिक गोल है या फिर नहीं है? नहीं है ना। तीसरा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इस बात पर ध्यान देना जरूरी होता है, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, मतलब इंप्लीमेंट कौन करेगा चीज़ों को। तो कोई भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तब सफल होती है जब इन 3 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन अब हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे कैसे नीति आयोग ने अपने डॉक्यूमेंट में वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने की जो स्ट्रेटजी बताई है वो इन तीनों चीज़ों को, तीनों पिलर्स को इग्नोर कर देती है। सबसे पहली चीज़, पास्ट मिस्टेक से नहीं सीखा गया है नीति आयोग के द्वारा। पास्ट में देखो, एक आइडिया जिस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता रहा है और वो आइडिया अभी फेल हो गया है, इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट अप्रोच। क्या मतलब होता है इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट का? ये देखो, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाता है किनके बीच, वाटर रिसोर्सेज को, लैंड रिसोर्सेज को या फिर दूसरे रिसोर्सेज को कंजर्व करना, मैनेज करना, डेवलप करना, इन सब के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाता है इस प्रकार से कि बेनिफिट्स जो हैं लोगों को, इकोनॉमिक या फिर सोशल बेनिफिट्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले और वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनको भी प्रिजर्व किया जाए, मतलब उनका वेस्टेज ना हो और फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम है उसे रिस्टोर कर लिया जाए। तो ये काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट की। इस आइडिया पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है पास्ट में, लेकिन ये आइडिया फेल हो गया है। पिछले 70 सालों में कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिला, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, कि ठीक ठाक रिवर बेसिन को मैनेज किया गया हो। बिल्कुल छोटे स्केल पे तो देखो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन मॉडरेट बेसिन को कहीं भी मैनेज नहीं किया गया है इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट डेफिनेशन के हिसाब से। इवन पहले यह भी बोला जाता रहा है कि रिवर बेसिन्स को मैनेज करने के लिए रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश किया जाए। रिवर बेसिन का क्या मतलब होता है? देखो, जितने एरिया को कोई नदी या फिर उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, वो ड्रेन करती हैं, सींचती हैं, उस एरिया को कहा जाता है रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन को मैनेज करने के लिए अलग से रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश की जाएं, ऐसा पास्ट में बोला जाता रहा है, जो पहले हमारी नेशनल वाटर पॉलिसीज आई हैं उनमें। लेकिन देखो, अभी तक एक भी रिवर बेसिन ऑर्गेनाइजेशन को नहीं इस्टेब्लिश किया गया है रिवर बेसिन को मैनेज करने के लिए। कहने का मतलब साफ, क्या ये आइडियाज़ फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर से नीति आयोग इन्हीं आइडियाज़ पर फोकस कर रहा है, इन्हीं आइडियाज़ को बार बार रिपीट कर रहा है। एक और फेल्ड आइडिया है वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसको इस्टेब्लिश किया जाए वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। अब देखो, महाराष्ट्र ने इस प्रकार की अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया था 2005 में, लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं इस प्रकार की अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने से, बल्कि वाटर मैनेजमेंट पहले से भी ज़्यादा बुरी हो गई।
तो जब ये आइडिया फेल हो गया है तो क्यों ये कहा जा रहा है इस आइडिया को पूरे भारत में इंप्लीमेंट किया जाए? तो कहने का मतलब साफ है, पास्ट गलतियों से नहीं सीखा गया है। इवन देखो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का दूसरा मेन पॉइंट होता है कि आपके गोल्स इंप्लीमेंटेबल होने चाहिए। लेकिन नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में बात की जाती है कि अभी देखो काफ़ी ज़्यादा गैप है, इरिगेशन का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। तो इस गैप को कम किया जाए, मतलब जितना इरिगेशन का पोटेंशियल हो उसे यूटिलाइज भी किया जाए, और इसके लिए वाटर मिनिस्ट्री को एक एक्शन प्लान ड्रा करने की आवश्यकता है और कमांड एरिया डेवलपमेंट की आवश्यकता है इस गैप को कम करने के लिए। कमांड एरिया डेवलपमेंट एक स्कीम थी जो आई थी 1974-1975 में। मकसद यही था इरिगेशन पोटेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जाए। तो आर्टिकल में कहा जाता है, देखो नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में ये रिकमेंडेशन दे दी गई कि कमांड एरिया डेवलपमेंट को कंप्लीट किया जाए, मतलब उस स्कीम को कंप्लीट किया जाए। लेकिन इस बात पर भी विचार नहीं किया गया कि कैसे ये स्कीम काम करती है और क्या कमियां हैं इस स्कीम में। अब कुछ गोल्स पर नज़र डाल लेते हैं। क्या गोल्स बताए गए हैं इस नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में? जैसे देश के सभी सिटीजन्स को लाइव स्टॉक को पर्याप्त मात्रा में सेफ पाइप्ड वाटर सप्लाई दी जाएगी। नेक्स्ट, सभी खेतों में इरिगेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, गंगा में कंटिन्यूस और क्लीन फ्लो इंश्योर किया जाएगा। नेक्स्ट, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर ऑपरेशन के लिए स्टेप्स उठाए जाएंगे। नेक्स्ट, जो सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे कोई झील है, तालाब है, रिवर जा रही है, इनका जो पूरा पोटेंशियल है उसे यूटिलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट, अभी देखो काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल यूनिट से जो कूड़ा करकट है, गार्बेज है या फिर हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो नदियों में बहा दिए जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में बहा दिए जाते हैं। हम ये इंश्योर करेंगे ऐसा कुछ ना हो। अब देखो, ये सारे जो गोल्स हैं वो अनरियलिस्टिक से लगते हैं। जैसे हर एक सिटीजन तक सेफ पाइप वाटर सप्लाई पहुंचाई जाएगी। पिछले 72 सालों में किसी भी स्टेट में इनमें से कोई भी गोल अचीव नहीं किया गया है। और कुछ गोल्स जैसे हर खेत को पानी, हर एक खेत में पानी पहुंचाया जाएगा, ये तो सिंपली अनअचीवेबल है, मतलब इस गोल को अचीव नहीं किया जा सकता है। फिर भी इस प्रकार के गोल्स के बारे में बात की गई है। और तीसरा पॉइंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में जो सबसे अहम होता है कि आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करोगे कि किन को इंप्लीमेंट करना है इन गोल्स को। अगर ये गोल्स इंप्लीमेंट नहीं होते हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन इस प्रकार की कोई भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई है। गोल्स में पता ही नहीं कि कौन इन गोल्स को इंप्लीमेंट करेगा। जैसे देखो, एक सिंपल सी बात है कि इंडस्ट्रियल बॉडीज़ को एनकरेज किया जाएगा कि वो रिसाइकल्ड वाटर को यूज़ करें। तो क्या होगा इसके लिए, मतलब कैसे ये मुमकिन बनाया जाएगा? क्या फाइनेंशियल मिनिस्ट्री इंसेंटिव देगी उन इंडस्ट्रीज़ को किसी प्रकार का, या फिर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री लाइसेंस कैंसिल कर देगी उन इंडस्ट्रीज़ का जो रिसाइकल्ड वाटर इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, या फिर जो स्टेट वाटर मिनिस्ट्रीज़ हैं वो फ्रेश वाटर की सप्लाई रोक देंगी उन इंडस्ट्रीज़ को जो रिसाइकल्ड वाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। आप कुछ तो बताओ कि एक्शन क्या होगा, मतलब कौन एक्शन लेगा, कैसे एक्शन लेगा। बस आपने सिंपली ये कह दिया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एनकरेज किया जाएगा। भैया ये तो बताओ एनकरेज कौन करेगा, कैसे करेगा। इसके बाद देखो, ये कहा जाता है आर्टिकल में कुछ चैलेंजेस की बात भी कही गई है नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में। और चैलेंजेस के नाम पे सिर्फ एक ही चैलेंज बोला गया है, वो ये है 1982 का एक एक्ट, ईजमेंट एक्ट। ईजमेंट एक्ट 1882 के अनुसार देखो, ये मान लीजिए किसी पर्सन का लैंड है, मोहनलाल का, तो इस लैंड में कोई बोरवेल की खुदाई करके जो पानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस पानी की जो ओनरशिप होगी वो मोहनलाल के पास ही होगी। मतलब मोहनलाल का लैंड है और उस लैंड के नीचे से जो पानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका मालिकाना हक भी मोहनलाल के पास होगा। और ये एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि देखो हर किसी ने अपने खेत में बोरवेल की खुदाई कर ली है या फिर कई प्रकार के पंप इस्टेब्लिश कर लिए हैं, और बिजली तो आपको पता है सस्ती मिलती ही है। तो बड़े स्केल पर पानी का एक्सट्रैक्शन हो रहा है और ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है इस एक्ट की वजह से। सिर्फ यही कंस्ट्रेंट बताया गया है हमारे नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में, जबकि देखो चैलेंजेस और भी बहुत सारे हैं। जैसे देखो
पानी पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है विभिन्न सरकारों के द्वारा। ऑलरेडी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। क्रॉपिंग पैटर्न इस प्रकार का है कि पंजाब जैसे एरियाज़ में भी धान की खेती की जाती है। महाराष्ट्र के कई एरियाज़ में कायदे से गन्ने को ग्रो नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी ग्रो किया जा रहा है। मतलब क्रॉपिंग पैटर्न जो है क्लाइमेट के साथ अलाइन नहीं है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर काफ़ी ज़्यादा कंटामिनेटेड है। काफ़ी सारे रीजन्स की वजह से बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं वो पाइप वाटर सप्लाई नहीं प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सारे रीजन्स की वजह से। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं, इनके बारे में बात करनी चाहिए थी नीति आयोग के डॉक्यूमेंट को, लेकिन उन्होंने नहीं की। वे फॉरवर्ड में जो रिफॉर्म्स बताने चाहिए थे उस प्रकार के रिफॉर्म्स भी नहीं बताए गए हैं। जैसे देखो, कम से कम ये तो बोलना चाहिए था ना कि ईजमेंट एक्ट 1882 को अमेंड करने की आवश्यकता है, ये भी नहीं बोला गया। ये बोला गया सोलर पंप्स को एनकरेज किया जाएगा। ठीक है, सोलर पंप्स को अगर एनकरेज किया जाता है तो किसानों का जो इनकम लेवल है वो बढ़ता है, लेकिन देखो सोलर पंप से किसानों को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सस्ती प्राप्त होगी और वो और ज़्यादा पंप्स का इस्तेमाल करेंगे नीचे से पानी को और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इससे तो ग्राउंड वाटर और ज़्यादा डिप्लीट होगा। इसके अलावा जो रियल कंस्ट्रेंट्स हैं, रियल चैलेंजेस हैं, उनको भी आइडेंटिफाई नहीं करता है डॉक्यूमेंट। जैसे देखो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी पेंडिंग हैं। केन बातवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इंडिया नेपाल पंचेश्वर प्रोजेक्ट, सियांग प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट का। डॉक्यूमेंट सिर्फ इतना बोलता है इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने की आवश्यकता है, लेकिन भैया आप ये तो बताओ ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे हैं। मेजर रुकावट इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन में ये है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दी जाती है, मतलब PIL फाइल कर दी जाती है NGT में या फिर सुप्रीम कोर्ट में या फिर कई हाई कोर्ट्स में, और इनकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लटकते रहते हैं। काफ़ी समय लग जाता है प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने में। तो आपको कुछ ऐसा सजेशन देना चाहिए था कि इस प्रकार से PIL का मिसयूज़ ना हो और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें कोई रुकावट ना आए। इसके अलावा देखो, डॉक्यूमेंट जो है वो इस बात का संज्ञान भी नहीं लेता है कि कई सारे पहले अच्छे कानून बने हैं लेकिन उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छी नहीं है। जैसे देखो, नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लॉ ये अच्छा था। इसके अलावा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इसमें अमेंडमेंट के लिए बिल प्रेजेंट किया गया था लेकिन ये एक्ट नहीं बना है। डैम सेफ्टी बिल, ये सिर्फ बिल है, अभी ये एक्ट नहीं बना है। मतलब ये अच्छे एक्ट्स, अच्छे बिल हैं, लेकिन अभी इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। लास्ट में एक बात यही बोली जाती है कि नीति आयोग को तो देखो सबसे पहले ये मानना चाहिए था कि पास्ट की जो स्ट्रेटजीज हैं वो फेल हो गई हैं। जब कोई बॉडी ऐसा मानती है कि हाँ पास्ट की रणनीति फेल हो गई है, तभी वो अच्छी रणनीति प्रेजेंट कर सकती है। लेकिन नीति आयोग ने इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने में बहुत सारी गलतियाँ की, खास करके वाटर एरियाज़ में उन्होंने पास्ट की मिस्टेक्स को स्वीकार नहीं किया। इस वजह से वो बेहतर सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं कर सके। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।